Hello everyone, welcome to Ritika Tutorials. So today I will talk about the enzymes, which is also a topic in biomolecule. So first I will share the chapter number 9 from NCERT book. Okay, so today before discussing about the enzymes and their properties and how they function, first we will discuss about the concept of the metabolism, or which is also called as the dynamic state of body constituents. तो पहले हम ये जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होती है. So what we have learned till now is that living organisms, be it a simple bacterial cell or a protozoan, a plant or an animal, contain thousands of organic compounds. जितने भी living beings हैं इस अर्थ में हैं, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरियल सेल हो, प्रोटोजोआ हो, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उनमें thousands of organic compounds पाए जाते हैं. नाउ अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसा, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस जो होती है इन सभी ऑर्गेनिजम्स में, वो एक डेफिनेट कॉन्सेंट्रेशन में ही प्रेजेंट होते हैं. सो दीज कंपाउंड्स और बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सर्टेन कॉन्सेंट्रेशंस. तो अगर वो सर्टेन अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशंस में प्रेजेंट हैं, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ यूनिट भी होनी चाहिए. तो वो यूनिट क्या है? मोल्स पर सेल और मोल्स पर लीटर में हम इनकी कॉन्सेंट्रेशंस बताते हैं. तो बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि एंजाइम्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ये सब एक डेफिनेट कॉन्सेंट्रेशन में ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, और इनकी कॉन्सेंट्रेशंस को दर्शाने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो है मोल्स पर सेल या फिर मोल्स पर लीटर एक्सेट्रा. Now, one of the greatest discoveries ever made was the observation that all these biomolecules have a turnover. What do we mean by turnover here is that कि ये जितने भी biomolecules हैं, ये continuously change हो रहे हैं दूसरे biomolecule में, यानी कि इनका breaking भी हो रहा है और इनका making भी हो रहा है. मतलब कि ये biomolecule टूटते भी हैं और फिर बाद में उनके मोनोमर यूनिट्स के जुड़ने से फिर एक बड़ा बायोमोलिक्यूल भी बनाते हैं. सो दे आर, वी कैन से दैट दीज बायोमोलिक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट एज इट इज, बट दे आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग, एंड दैट चेंजिंग और constantly being changed into some other biomolecules is what called as a turnover of that biomolecule. तो हम कह सकते हैं कि ये बायोमोलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं. So this means that they are constantly being changed into some other biomolecules and also made from some other biomolecules. Now this breaking and making is through chemical reactions. तो कोई ना कोई रिएक्शन होगी तभी वो ब्रेक होंगे या बनेंगे. जैसे कि हमने केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा है कि सबस्ट्रेट्स के अलग अलग सबस्ट्रेट्स जब हम आपस में केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, तो जो ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाने की जो प्रक्रिया है या जो रिएक्शन है, उसमें क्या है, अलग अलग हमने सबस्ट्रेट्स जोड़े और तब उससे जाके वो प्रोडक्ट बना. अब वो प्रोडक्ट से अगर हमें वो सबस्ट्रेट्स फिर से वापस चाहिए तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट ब्रेक होगा और फिर से उसके सबस्ट्रेट जिनसे कि वो बना है वो बना लेगा. सो इसका मतलब वो जो रिएक्शन जो रिवर्सिबल में जाएगी वो ब्रेकिंग हो गई, और मेकिंग क्या हो गई, सबस्ट्रेट्स के जुड़ने से केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का बनना. Now together all these chemical reactions are called as metabolism. तो इस तरीके से यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हैं. तो एक बायोमोलिक्यूल दूसरे बायोमोलिक्यूल से रिएक्ट होके एक प्रोडक्ट बनाएगा या मैक्रोमोलिक्यूल बनाएगा, और वो मैक्रोमोलिक्यूल ब्रेक होके वापस से बायोमोलिक्यूल्स जिनसे वो बना है वो बनाएगा. तो ये कंटिन्यूअस ब्रेकिंग एंड मेकिंग जो रिएक्शन हो रही है उसी को ही हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म क्या है, बॉडी में इन प्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स का टूटना और फिर टूट के फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जुड़ने से फिर से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना. So each of the metabolic reactions results in the transformation of the biomolecule.
सो ऑब्वियसली है जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, यानी कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के जरिए। A few examples for such metabolic transformations are removal of carbon dioxide or CO2 from amino acids। तो हमें पता है कि अमीनो एसिड्स में एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं COOH से। तो अगर हम इसमें से CO2 निकाल दें तो क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड्स में सिर्फ अमीनो ग्रुप ही रह जाएगा। अब इसमें फंक्शनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं रह पाएगा क्योंकि CO2 ग्रुप रिलीज आउट हो गया है। तो रिजल्टिंग जो अमीनो एसिड है वो अमीनो एसिड ना नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा, एमीन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि उसमें से CO2 ग्रुप रिमूव हो गया है। तो अब जो बचा वो क्या है, अमीनो ग्रुप है, जिसके कारण अब वो अमीनो एसिड एमीन कहलाएगा। रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस। अब न्यूक्लियोटाइड बेस हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, एक शुगर होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि 5 प्राइम कार्बन पे जुड़ा हुआ होता है, और 1 प्राइम पे न्यूक्लियोटाइड पे बेस लगा होता है। वो नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो सकती है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, उनमें से कोई भी हो सकती है। तो वो जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं उन बेसिस में भी कुछ कुछ बेसिस में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप भी बेस से अगर हो जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। नाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ अ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इन अ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स में व्हाट डू वी मीन बाय डाइसैकेराइड, फर्स्ट वी विल नो दैट डाइसैकेराइड का मतलब है दो मोनोसैकेराइड के जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड। तो ये जो दो मोनोसैकेराइड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो किस बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए हैं, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड की वजह से जुड़े। अगर इन दोनों मोनोसैकेराइड्स के बीच में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो ये दोनों मोनोसैकेराइड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और ये तीनों एग्जाम्पल मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंतर्गत आते हैं या उसके अंडर आते हैं। तो फ्यू मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस में हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे। एक तो पहला एग्जाम्पल देखा कार्बन डाइऑक्साइड का अमीनो एसिड से रिमूवल हो जाना। जब कार्बन डाइऑक्साइड अमीनो एसिड से निकल जाएगा तो रिजल्टिंग अमीनो एसिड में केवल अमीनो ग्रुप होने के कारण उसको सिर्फ हम एमीन बोलेंगे। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया न्यूक्लियोटाइड बेस में से अगर अमीनो ग्रुप निकल जाए। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड बेस क्या, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, शुगर विच इज अ पेंटोज शुगर और राइबोज शुगर, उसके 5 प्राइम कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है और 1 प्राइम पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजनस बेस को नाइट्रोजनस बेस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है। तो अगर अमीनो ग्रुप नाइट्रोजनस बेसिस से रिमूव हो जाए तो वो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर आएगा। नाउ अनदर थर्ड एग्जांपल दिया गया डाइसैकेराइड में से हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, मोनोसैकेराइड्स का बन जाना। डाइसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड के मिलने से बनता है और दो मोनोसैकेराइड जुड़ते किस वजह से है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड की वजह से। अगर ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाए बाय मींस ऑफ अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जिसमें कि एक बॉटम मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, डाइसैकेराइड फिर से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स मोनोसैकेराइड में विभाजित हो जाएगा या अलग अलग हो जाएगा। नाउ वी कैन लिस्ट 10 and thousands ऑफ सच एग्जाम्पल्स। तो ये तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हमने दे दिए। अगर आप लिविंग सिस्टम्स में और भी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे तो वो सारी की सारे रिएक्शंस जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के ही एग्जाम्पल्स। ठीक है, so majority of these metabolic reactions do not occur in isolation but are always linked to some other reactions। अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं हमारी बॉडी के अंदर तो उनका कुछ पर्पस है, मतलब कि वो जो भी बायोमोलिक्यूल बना रहे हैं वो जरूर जो बायोमोलिक्यूल जो रिजल्टिंग बन रहा है वो किसी दूसरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को के लिए जरूरत होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा गया है कि मेजॉरिटी यानी कि ज्यादातर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे शरीर में हो रही हैं वो आइसोलेशन में नहीं होती है, मतलब कि वो एक अकेले रिएक्शन नहीं हो रही है बल्कि वो रिएक्शन दूसरी रिएक्शन से कहीं ना कहीं लिंक है और उस दूसरी रिएक्शन के लिए उस बायोमोलिक्यूल की जरूरत है जो कि पहली मेटाबॉलिक रिएक्शन से मिलेगा।
यानी कि पहली मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो बायोमोलिक्यूल बन रहा है, दैट बायोमोलिक्यूल विल बी रिक्वायर्ड for some other metabolic reactions. So for the second metabolic reaction, that substrate is coming from the first metabolic reaction. तो पहली metabolic reaction से जो प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट ने दूसरी मेटाबॉलिक रिएक्शन के सबस्ट्रेट की तरह काम किया। तो इस तरीके से हमारे शरीर में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ज्यादातर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, वो आइसोलेशन में नहीं होती हैं, यानी कि वो एक अकेले नहीं हो रही है, बल्कि उनका जो प्रोडक्ट है वो किसी ना किसी दूसरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जरूरत है, इसीलिए वो पहली मेटाबॉलिक रिएक्शंस का होना बहुत जरूरी है। इन अदर वर्ड्स, मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शंस। तो जैसे कि मैंने अभी समझाया, उसी को इन्होंने यहाँ पे सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया है कि हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि मेटाबोलाइट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे में, और ये एक सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शंस बना रही है, जिसे कि हम मेटाबॉलिक पाथवे का नाम देते हैं। तो मेटाबॉलिज्म, एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए गए। तो अगर उसमें ऑप्शन है कि जो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल हो रहा है या ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल हो रहा है, so all these three options would be correct and will come under the category of the metabolism. अब अगर मेटाबॉलिक पाथवे का आ गया क्वेश्चन, तो उसमें इसकी मेटाबॉलिक पाथवे की अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होगी कि ये जितने भी मेटाबोलाइट्स हमारे शरीर में हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस बना रहे हैं या सीरीज ऑफ चेन रिएक्शंस बना रहे हैं, जो कि मेटाबॉलिक पाथवे कहलाती है। Now, these metabolic pathways are similar to automobile traffic in a city. तो हमारे से शहर में जैसे कि ऑटोमोबाइल्स ट्रैफिक जो बढ़ रहा है, कार्स व्हीकल्स तरह तरह के, उससे तो ये मेटाबॉलिक पाथवे को भी हम उस ट्रैफिक के ही तरीके से समझ सकते हैं। सो दीज पाथवेज आर आइदर लीनियर और सर्कुलर। लीनियर और सर्कुलर क्या कहने का क्या मतलब है, या तो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में अगर चलती जाएगी तो क्या होगा, वो लीनियर रिएक्शन हो जाएगी, या फिर एक सर्कुलर पाथवे में, यानी कि जहां से शुरू हुई फिर डिफरेंट पाथवे से होते हुए फिर से पहला सबस्ट्रेट बना दिया, तो ये क्या हो गया, सर्कुलर पाथवे हो गया। So these pathways crisscross each other, that is there are traffic junctions. तो जैसे कि सिटी में ट्रैफिक जंक्शंस होते हैं, उसी तरीके से मेटाबॉलिक पाथवेज में भी ट्रैफिक जंक्शंस होते हैं या जंक्शंस पाए जाते हैं। तो वी कैन से दैट मेटाबॉलिक पाथवेज crisscross each other, that is there are traffic junctions. Now, flow of metabolites through metabolic pathway has a definite rate and directions like automobile traffic. तो हमको कहीं भी जाना है तो हमको पता है कि इस रास्ते से होके वहां पे हम जाएंगे, तो इसका मतलब कि एक रास्ता, एक डायरेक्शन हमारी तय है कि हमें इस रास्ते पे जाएंगे तो हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जो मेटाबोलाइट्स हैं उनका जो फ्लो है, उनका जो डायरेक्शन है, वो भी डेफिनेट रेट से और डेफिनेट डायरेक्शन में चलता है। सो दिस इज जस्ट लाइक द ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। So this metabolic flow is called the dynamic state of body constituents. तो इस तरीके से जो हमारे शरीर में मेटाबोलाइट चल रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, I have just said this sentence in order to correlate with the traffic. Now this metabolite flow, ये जो मेटाबोलाइट फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में, यही क्या कहलाता है, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कि हमारे शरीर में जो बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो स्थिर नहीं है, बल्कि वो डायनेमिक स्टेट में है, यानी कि मूविंग स्टेट में है। सो दिस मेटाबॉलिक फ्लो इज कॉल्ड द डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नाउ व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट दिस इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिक ट्रैफिक इज वेरी स्मूथ एंड विदाउट अ सिंगल रिपोर्टेड मिसशेप फॉर हेल्दी कंडीशंस। तो अगर एक शरीर स्वस्थ है तो उसके अंदर मेटाबोलाइट का फ्लो एकदम कॉन्स्टेंटली सही तरीके से चलता रहेगा, स्मूथ वे में चलता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, सपोज अगर एसेंशियल अमीनो एसिड की जरूरत है और वो किसी मेटाबॉलिक पाथवे का पार्ट है और हम अपनी डाइट में
उस एसेंशियल अमीनो एसिड को नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, जिस मेटाबॉलिक पाथवे के लिए वो जरूरी था वो मेटाबॉलिक पाथवे ठीक से नहीं होगा या चलेगा ही नहीं। तो हम ऐसी बॉडी को कह देंगे कि वो अनहेल्दी कंडीशन में है, इट इज नॉट इन अ हेल्दी कंडीशन। ओके, सो फॉर अ हेल्दी कंडीशन जो ये मेटाबॉलिक पाथवे है या मेटाबॉलिक ट्रैफिक हमारे बॉडी में है वो क्या होता है, वो स्मूथ होता है फॉर द हेल्दी कंडीशंस। नाउ another feature of these metabolic reactions is that every chemical reaction is a catalyzed reaction। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अब हमें पता चलेगा कि एंजाइम्स की हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे शरीर में हो रही हैं, all those chemical reactions or metabolic reactions need some catalyst and that catalyst is what, an enzyme। सो ये जितनी भी हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हम कहेंगे कि वो सभी की सभी कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं एंड देयर इज नो अनकैटालाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम्स। और लिविंग सिस्टम में कोई भी मेटाबॉलिक कन्वर्जन अनकैटालाइज्ड नहीं है। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है, इवन कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्विंग इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में जो डिसॉल्व होता है वो डिसॉल्विंग प्रोसेस भी एक फिजिकल प्रोसेस है एंड इज आल्सो अ कैटालाइज्ड रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम एंड द कैटालाइज्ड व्हिच हेस्टन द रेट ऑफ अ मेटाबॉलिक कन्वर्जन आर आल्सो प्रोटीन्स। और जो ये कैटालिस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन को बढ़ाते हैं या फास्ट करते हैं वो क्या है, प्रोटीन्स हैं। And these proteins with catalytic power are named enzymes। और ये प्रोटीन्स जो हैं जिनमें कि ये कैटालिटिक पावर होती है या क्षमता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। So we can say that enzymes are proteinaceous or protein in nature। Now let's come to the metabolic basis for living in section 9.10। अब हमें ये पता चल गया कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होते हैं। हमने ये जाना कि ये मेटाबॉलिक पाथवेज इंटरलिंक्ड सीरीज ऑफ चेन रिएक्शंस बनाते हैं जिन्हें कि मेटाबॉलिक पाथवे बोल दिया हमने। अब ये मेटाबॉलिक पाथवे जो है कैन लीड टू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम अ सिंपलर स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है कि ये मेटाबॉलिक पाथवे जो कि ब्रेकिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड मेकिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में इन्वॉल्व करते हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसी बायोमोलिक्यूल का सिंपल स्ट्रक्चर से कैसे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि एसिटिक एसिड बिकम्स कोलेस्ट्रॉल। तो एसिटिक एसिड क्या है, एक छोटी सी बेसिक यूनिट है और एसिटिक एसिड से हमारा कोलेस्ट्रॉल शरीर में बन रहा है or lead to a simple structure from a complex structure। For example, glucose becomes lactic acid in our skeletal muscles। So the former cases are called biosynthetic pathways or anabolic pathways। तो सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का बनना वो क्या है, एनाबॉलिक पाथवेज है एंड द लैटर कॉन्स्टिट्यूट द डिग्रेडेशन एंड हेंस आर कॉल्ड द कैटाबॉलिक पाथवे। ओके, सो अगर सिंपल स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो वो क्या होगा, मतलब कि कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर का ब्रेक होकर सिंपल स्ट्रक्चर में बनना वो हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक पाथवे कहेंगे। तो एसिटिक एसिड बिकम्स कोलेस्ट्रॉल, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल है, ये सिंपल स्ट्रक्चर एसिटिक एसिड से बन रहा है इसलिए ये रिएक्शन जो है वो एनाबॉलिक पाथवे के अंदर आएगी or lead to a simple structure from a complex structure। For example, glucose becomes lactic acid in our skeletal muscle। तो वो क्या हो जाएगा, कैटाबॉलिक पाथवे के अंदर आएगा। Now anabolic pathways as expected consume energy। anabolic pathway में क्योंकि complex structure बन रहा है simple structure से, तो इसलिए एनाबॉलिक पाथवे क्या है, कंज्यूम करते हैं एनर्जी को, यानी कि उसको चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। असेंबली ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स आल्सो रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट
On the other hand, catabolic pathways lead to the release of energy. तो जितने भी रिएक्शंस सिंपल स्ट्रक्चर्स को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो एनाबॉलिक पाथवे के अंदर आते हैं, और ये सारे के सारे पाथवे एनर्जी चाहते हैं, यानी कि उनको चलाने के लिए, उनको कैरी आउट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जबकि दूसरी तरफ जो कैटाबॉलिक पाथवेज हैं, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ब्रेक होके सिंपल स्ट्रक्चर बनाता है, उसमें क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, व्हेन ग्लूकोज इज डिग्रेडेड टू लैक्टिक एसिड इन आवर स्केलेटल मसल, एनर्जी इज लिबरेटेड। तो जब ग्लूकोज डिग्रेड होता है लैक्टिक एसिड में हमारे स्केलेटल मसल्स में, तो वहां पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज आउट होती है। तो दिस मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड विच अकर्स इन 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक पाथवे लैक्टिक एसिड बनाने में इन्वॉल्व है स्केलेटल मसल्स में, तो वो क्या है, 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स से मिलकर बना है। और वो 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स जो है ओवरऑल उनको हमने बोल दिया कि वो क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव लर्न टू ट्रैप दिस एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग डिग्रेडेशन एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है कैटाबॉलिक पाथवे के अंदर, वो एनर्जी स्टोर हो जाती है एनर्जी रिच कंपाउंड के फॉर्म में। उस एनर्जी रिच कंपाउंड को हम बोलते हैं एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। As and when needed, this bond energy is utilized for biosynthetic, osmotic and mechanical work that we perform. और जब भी हमारे शरीर को जरूरत होती है तो ये स्टोर्ड एनर्जी जो होती है वो यूज होती है। और वो यूज किन किन प्रोसेसेस में हो सकती है, बायोसिंथेटिक पाथवे में हो सकती है, ऑस्मोटिक पाथवे में हो सकती है, या मैकेनिकल वर्क में हो सकती है। The most important form of the energy currency in living systems is the bond energy in a chemical bond, which is called as the ATP or adenosine triphosphate. Now here few questions are asked like how do living organisms derive their energy? तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कैसे जो डिग्रेडेशन के फॉर्म में के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी स्टोर हो जाती है एटीपी के फॉर्म में। What strategies have they evolved? You can write the strategies as the metabolic pathways which are going on inside the living organism to carry out all the essential functioning of it. Okay, so this is the reason or strategy which is evolved in the living system. How do they store this energy and in what form? तो ये हम बता सकते हैं कि जो डिग्रेडेशन में एनर्जी लिबरेट होती है उसको जो है केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। और केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में वो किस मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। हाउ डू दे कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू वर्क? तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगेन वो केमिकल रिएक्शन होगी, एटीपी में से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा, एडिनोसिन से दो फॉस्फेट्स ग्रुप रिलीज आउट हो गए तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया। तो इस तरीके से एनर्जी करेंसी जब भी चाहिए हमें एटीपी से क्या होगा, एटीपी को यूज करके हम किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में या बायोसिंथेटिक, ऑस्मोटिक या मैकेनिकल वर्क में यूज कर सकते हैं। तो अब ये कैसे इसको अगर हमें और डिटेल में समझना है कि एनर्जी कैसे यूज हो रही है, कैसे एनर्जी रिच कंपाउंड को हमें कब और कहाँ यूज करना है, मतलब ये हमें समझने के लिए एक दूसरी ब्रांच की स्टडी करनी पड़ेगी या सब डिसिप्लिन की स्टडी करनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स को हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसे बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी को यूज करते हैं या डिराइव करते हैं और या एनर्जी को कैसे स्टोर करते हैं। ओके, नाउ द अदर थिंग इज द लिविंग स्टेट। So what do we mean by living state? At this level, you must understand that the tens and thousands of chemical reactions or chemical compounds, in a living organism, otherwise called metabolites. तो हमारे शरीर में जो ये 10 से 1000 जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं जो पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं। इनका अलग दूसरा नाम क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है।
और ये मेटाबोलाइट्स बायोमोलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशंस में हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं. सो दे आर प्रेजेंट एट कॉन्सेंट्रेशंस characteristic of each of them. For example, the blood concentrations of glucose in a normal healthy individual is around 4.5 to 5 millimoles. तो ये जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है ग्लूकोज की 4.5 से लेके 5 होती है, इसमें ब्लड में मिलीमोल्स में. एंड वाइल दैट ऑफ हार्मोन्स वुड बी नैनोग्राम्स पर ml. अब बताइए हार्मोन्स का कितना कम कॉन्सेंट्रेशन हमारे शरीर में जरूरत है. इट इज प्रेजेंट इन नैनोग्राम्स पर ml. नैनोग्राम्स की क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ biological system is that all living organisms exist in a steady state characterized by concentrations of each of these biomolecules. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो कंटिन्यूसली, ये तो हमें पता है कि डायनेमिक स्टेट में है और वो हमेशा चलता रहता है, स्टेडी स्टेट बनाए रहता है. और ये किससे गवर्न होता है या कौन इसको चलाता है? बाय द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ईच ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल्स. अगर जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये बायोमोलिक्यूल्स का जो हमारे शरीर में है, अगर इस ऑप्टिमम लेवल से थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, कम हुआ वो बायोमोलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन बायोमोलिक्यूल का बढ़ गया, तो जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस वो चल रही है वो ढंग से नहीं चल पाई, फिर वो अनहेल्दी कंडीशन में आ जाएगा और हम तब कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का अब सही नहीं है, इसलिए हमारे शरीर में ये प्रोसेस ठीक से नहीं हो पा रही है. द रीजन बिहाइंड इट इज दैट वो बायोमोलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन हमको चेक करना पड़ेगा, कम है या ज्यादा है. सो दीज बायोमोलिक्यूल्स आर इन अ मेटाबॉलिक फ्लक्स. मेटाबॉलिक फ्लक्स कहने का मतलब ये है कि वो किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा डायनेमिक स्टेट में बने हुए हैं, ब्रेक हो रहे हैं, बन रहे हैं और किसी दूसरी मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं. सो बिकॉज ऑल दीज मेटाबॉलिक पाथवेज आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. नो एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव्स स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम. तो कोई भी केमिकल प्रोसेस हो या फिर फिजिकल प्रोसेस हो, वो स्पॉन्टेनियसली एक इक्विलिब्रियम स्टेट बनाने की कोशिश करती है. सो द स्टेडी स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. तो जो हमारे लिविंग सिस्टम में जो स्टेडी स्टेट का जहाँ यहाँ हमने नाम दिया, तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, बल्कि ये एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है. सो वन शुड रिमेम्बर फ्रॉम फिजिक्स दैट सिस्टम्स एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क. तो अगर हमने फिजिक्स में पढ़ा है तो फिजिक्स में हमने इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ा है. तो इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं हो सकता, जबकि हमारे शरीर के लिए वर्क तो परफॉर्म करना ही है, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली लिविंग स्टेट में बनाए रखना है, सारी प्रोसेसेस चलती रहनी चाहिए. तो हम कहेंगे कि जो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है दैट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. Okay, so as living organisms work continuously, they cannot afford to reach equilibrium. तो वो जो है इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि इक्विलिब्रियम पे आ सके. इसलिए हम कहते हैं कि लिविंग सिस्टम इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क. So if the body has to perform work, it has to be in a non-equilibrium steady state. Okay? So living process is a constant effort to prevent falling into equilibrium. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर की जैविक क्रियाएं हैं या लिविंग प्रोसेसेस हैं, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली एफर्ट लगाती हैं ताकि वो इक्विलिब्रियम पे ना आए, हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में बनी रहे और अपना काम करती रहे. अदरवाइज हमारी बॉडी का फंक्शन नहीं हो पाएगा. तो हम अगर सारे के सारे फंक्शन स्टॉप हो गए तो बॉडी डेड हो जाएगी. The living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform work. So this is achieved by energy input. तो इसके लिए ये जो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट बना है, यहाँ पे ये जो स्टेप लिखा है टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज अचीव्ड बाय व्हाट? एनर्जी इनपुट. एनर्जी लेने से ये अचीव किया जा सकता है. मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. तो मेटाबॉलिज्म क्या होती है? ये एक मैकेनिज्म प्रदान करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी.
Hence the living state and metabolism are synonymous. तो हम living state और metabolism को हम synonym बोल सकते हैं. Without metabolism there cannot be a living state, as I have already mentioned before. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एंजाइम्स के बारे में डिटेल में जानेंगे. आज के लिए इतना ही. सो those who have not subscribed my channel, it is my request to all of you, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notifications for my upcoming videos, lectures in biology for NEET exam. Thank you all.